अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सरमाई छुट्टियों में पढ़ाई का शेड्यूल कैसे बनाएं, ये एक अहम मौजू है आज के दिनों का। क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सरमाई छुट्टियों के बाद आपका एग्ज़ाम करना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स करने हैं। अब मार्च सेशन हमने यहाँ आना है, तो इसके लिए टाइम टेबल कैसे फ्रेम करें, कैसे पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, इस पर हमें आज सैर हासिल गुफ्तगू करनी है। तो पहले इस बात को हम ज़हनशीन करें कि सरमाई तातीलात के बाद जब बोर्ड एग्ज़ाम्स होने हैं, इससे हमें फ़ायदा होना है या फिर नुकसान। तो अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। अब हमें झंझट नहीं कि सरमा के दौरान हमें कोचिंग सेंटर का रुख करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पूरा सिलेबस मुकम्मल किया है। अब हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है, तो हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करना है, और जो हमारी लर्निंग गैप्स है वो हमें पूर्ण करनी है, वो हमें हमारे साथ नहीं रहनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया मौका है हमारे लिए। अगर हम क्लासरूम में ऐसे हैं कि हमारा क्लासरूम इम्प्रेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, तो हम उसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मौका है अपने आप को साबित करने का। तो आज हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि आप अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगती है। तो पहले क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि तमाम ज़राया को इकट्ठा करके रखें। कीप ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। तो ये रिसोर्सेज हमारे पास क्या रहेंगे, एक तो है किताबें यानी स्टडी मटेरियल। तो किताबें इसमें आएंगे, आपकी रेफरेंस बुक्स आएंगे, टीचर्स से हासिल की हुई नोट्स के वो नोट्स आपके पास रहेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ इजाफी नोट्स भी हैं, वो भी आपके लिए एज रिसोर्स का काम करेंगे। जब हमने ये चीज़ें अपने पास रखी, उसके बाद हम पढ़ाई के लिए वर्केबल टाइम टेबल बनाएंगे। तो वर्केबल टाइम टेबल क्या होगा, ऐसा टाइम टेबल जिस पर हम अमल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम बनाएंगे ऐसा शेड्यूल कि हम दिन में 8 घंटे पढ़ेंगे, फिर हम कुछ ही देर बाद थक जाएंगे, तो फिर हम शायद अवॉइड करेंगे पढ़ना, पोस्टपोन करेंगे। नहीं, वर्केबल जिस पर आप हर दिन अमल कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी करना है। पहले ज़राया किताबें जो हैं, नोट्स जो हैं, रेफरेंसेस जो हैं, उनको अपने पास रखना है, कि इंश्योर करना कि ये हमारे पास है। उसके बाद वर्केबल टाइम टेबल, उसके बाद स्टडी रूम का इंतखाब। स्टडी रूम का इंतखाब कैसे करें कि हम देखें कि घर में कौन सा कमरा है जो पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा मौजून है, यानी जहाँ शोर शराबा बाहर का न सुनाई दे, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ न सुनाई दे, घर में जो बच्चे हैं उनकी वजह से बार बार डिस्टर्बेंस न होने पाए, ये यहाँ याद रखें। इसके अलावा जो लाइट सिस्टम है वो उसमें अच्छा होना चाहिए। अगर हो सके तो कमरे में एक कुर्सी का इंतज़ाम हो और एक टेबल का इंतज़ाम हो, क्योंकि जब हम टीक लगाकर दीवार के साथ बैठते हैं तो हमें लेजीनेस आते हैं, बहुत जल्द हमें नींद गालिब आ जाती है। इसके अलावा जो कमरा आप स्टडी रूम के तौर इस्तेमाल करें, वहाँ टीवी और मोबाइल बिल्कुल ना आने पाए। अगर ये चीज़ें वहाँ अपनी एंट्री मार सकें तो फिर आपका काम समझो ख़राब हो गया। अब जब आपने ये काम किया, उसके बाद हम ये देखेंगे दूसरे नुक्ते के तौर, बल्कि तीसरे नुक्ते के तौर हम कहेंगे कि हर मजमून के हम अहम तरीन टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हें देखेंगे कि इन पर कितना वर्कआउट करना ज़रूरी है। एक हिकमत अमली तरतीब देंगे। वी हैव टू गो विद ए स्ट्रेटजी कि कैसे पढ़ेंगे, किन आवर्स में पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे। तो हम खूब पढ़ा करेंगे उन चैप्टर्स को जो हमारे या तो हॉट स्पॉट्स होंगी या तो ऐसे होंगे कि जहाँ हमारे लर्निंग गैप ज़्यादा रही होंगी। तो जब हम उनकी का स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो हम वहाँ हाईलाइट करेंगे अहम निकात को, अंडरलाइन करेंगे अहम निकात को। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी करेंगे, जैसे कि हम उसका 10% कम अज़ कम नोट पैड पर लिखें, ताकि बार बार बतौर रेफरेंस हमारे सामने रहे। जब हम रिवाइज़ करेंगे तो उन अहम पॉइंट्स की तरफ हम देखें, तो हम पूरा
ये जो कंटेंट है हमारे जहन में आ सके। इसके अलावा हम और चीज़ें भी करेंगे नोट करने के अलावा, जैसे हम फ्लैश कार्ड पर भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये हुआ कि टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन पर मेहनत करेंगे एक हिकमत अमली के साथ। अब चौथा पॉइंट जो बहुत ही अहम है वो है गुज़श्ता बरसों के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं उनको हम अरेंज करें, उन पर मेहनत करें, उन्हें हल करने की कोशिश करें। जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर्स है कहाँ से मिलेंगे? बोर्ड की वेबसाइट से हम वो डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद अगर हम 2-3 सेशंस के पेपर सामने रखेंगे, उन्हें सॉल्व करने की बार बार कोशिश करेंगे, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि जब आप 2-3 साल के पेपर सॉल्व करेंगे, अपने पास इंश्योर करेंगे कि ये हमारे पास ये नोट्स है, हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो पहला काम आपका ये हुआ कि आपने समझो कि आपने 70% मार्क्स हासिल कर ही लिए। वो कैसे? क्योंकि जो भी पेपर सेटर होता है वो किताब से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही उन्हीं का इंतखाब करता है। दूसरी बात जो पेपर सेटर करता है, जब वो पेपर डालता है आपके लिए तो वो पिछले सालों के पेपर सामने रखता है और देखते हैं कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। 70% वो उन्हीं से निकालता है, बाकी 30% वो इधर उधर से क्वेश्चन लाता है और बनाता है। समझो कि जब आपने 2-3 पेपर्स का ये अटेम्प्ट किया कि कैसे करें, तो आपने क्या किया, आपने 70% मार्क्स अटेम्प्ट कर ही लिए। दूसरी बात, जब आप उन पेपर्स पर आप वर्कआउट करेंगे तो क्या करेंगे, आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। मान लो कि आप अपना एक मॉक टेस्ट करेंगे, पेपर सामने रखेंगे, इसे फुली अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं क्या मैं 3 घंटे के अंदर अंदर इसे पूरा का पूरा लिख भी सकता हूँ या सकती हूँ, और उसके बाद यह भी देख सकूँ कि मैंने ठीक किया कि नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट भी आएगा। इसके अलावा जो पेपर्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, आप एग्ज़ाम पैटर्न भांप सकते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से किस किस्म के सवाल, सब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप, सवाल आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप या इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो भी वहाँ पूछा जाएगा आप उसी के हवाले से उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करेंगे। होना बहुत बड़ा सीक्रेट आपके सामने इस तरह से खुल सकता है जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर सकेंगे। आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने कोई छोटा वक्फा नहीं। 3 महीने में आप बोर्ड एग्ज़ाम तो क्या, आप तो बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उसके अलावा जो इसके बाद नीट आने वाला है, JEE आने वाला है, JEE एडवांस आने वाला है, उनके लिए भी आप प्रिपरेशन इसी तरह कर सकते हैं। जब आप वहाँ भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जो आपके कोचिंग सेंटर वो क्या करते हैं, जब आपको नीट के लिए, जब JEE के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो भी उन्हीं पेपर का बार बार आपसे सोल्यूशन आपको दिखाते हैं, ऐसे करना, ये टाइम मैनेजमेंट है, बाकी चीज़ आप घर बैठे ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हुई ये बात। इसके बाद 5वां पॉइंट, हर दिन और हर हफ्ते के लिए एक टारगेट रखिए। आज मेरा हदफ ये है कि इन 3 चैप्टर्स को मैं पूरा करूं इतने घंटे में। इस तरह मेरी पढ़ने की स्ट्रेटजी रहेगी, यानी 2 घंटे पढ़ो एक किताब, फिर 2 घंटे दूसरी किताब, फिर 2 घंटे तीसरी किताब, यानी 3 मजमून में आज मैं मिसाल देता हूँ पिक करता हूँ, और तीनों सब्जेक्ट्स में इस तरह, जैसे किसी को मैं पढ़ूँ तो यहाँ अंडरलाइन करूँ, हाईलाइट करूँ, किसी और के लिए मैं नोट्स बनाऊँ, किसी और के लिए कुछ करूँ, तो किस तरह मुझे पढ़ना है, किस तरह आप तो एक ये करेंगे, हर दिन के लिए रखेंगे आज ये मुझे करना ही करना है। आप इसके साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया, चलो आज इतना कवर नहीं हुआ, मैंने 3 चैप्टर रखे थे 2 ही हुए, नहीं, ये तो आपकी आदत बन जाएगी। अगर आपको एडिशनल टाइम लेना पड़ेगा, उसे मत देरिए, एडिशनल टाइम लीजिए, मगर आज का टारगेट, इस हफ्ते का टारगेट मुकम्मल कीजिए। अगर आपने अधूरा छोड़ा, ये आपकी आदत बन जाएगी और यही आदत आपके बिगाड़ का बाइस बन सकती है। इसके अलावा ये भी देखिए हर दिन कि मेरी लर्निंग गैप्स क्या कम हो रही है कि नहीं, लर्निंग आउटकम्स क्या ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं। तो लर्निंग गैप्स भी देखिए कि कम होती है कि नहीं। जो मैं पहले था, एम आई वाइजर देन बिफोर और नॉट, क्या मुझे अब चीज़ें समझ आने लगी है। तीसरी चीज़, आप छोटे छोटे नोट्स हर दिन बनाइए, इसके साथ भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, और फ्लैश कार्ड्स बनाते रहिए और उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। यानी आप अपने कंटेंट को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में
बांटिए। फ्रेगमेंट्स में जब आप बांटेंगे तो आपको पढ़ना आसान होगा, क्यों अब आप टुकड़ों में पढ़ते हैं तो यही टुकड़े फिर बाद में एक बहुत बड़ा अंबार तालीम का आपके लिए पैदा करेगा। अब इसके बाद का छठा पॉइंट है जो शायद आज का आखिरी पॉइंट होगा, और है आर ऑफ पावर। आर ऑफ पावर क्या होता है? उस घंटे की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि दिन का कौन सा वक्त ऐसा है जिसमें मैं ज़्यादा कंसंट्रेट और फोकस कर पा रहा हूँ। उसमें आप जो आपके पेचीदा जो सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, उसमें रखिए, क्योंकि आप उन पेचीदा सब्जेक्ट्स को, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पर अबूर हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत है। उस वक्त को देखिए कि कौन सा वक्त, सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है कि शाम का वक्त है। उस घंटे में खूब मन लगा कर पढ़िए, कोई की भी डिस्ट्रैक्शन सामने मत रखिए। घर वालों से कि इस दौरान मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, चाय वगैरह मत कमरे में लाइएगा, मैं इस वक्त कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी जो पढ़ने की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कंसेप्ट को आसानी के साथ वो जहन नशीन कर सकते हैं, जहन में बिठा सकते हैं, कंप्रहेंड कर सकते हैं। इसके बाद ये भी कीजिए, उस पढ़ाने की आर को थोड़ा खींचे। आज अगर 1 घंटा है, कल 1.25 घंटा, फिर 2 घंटा तक इसे लीजिए, ताकि हर घंटे प्रोडक्टिव 2 घंटे आपको जब मिलेंगे हर दिन, तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस आर ऑफ पावर का आपने खुद ही तयन करना है ये कौन है। अब जो दूसरी चीज़ें हैं जिनका भी जो खर्चा रिलेटिवली कम अहम है, मगर ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आपकी ज़िंदगी में लाने वाले, वो है कि जब आप पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, उस दौरान एक्सरसाइज कीजिए, वो म्यूज़िक सुनिए जो आपको समझ ना आए, क्योंकि अगर आपने वो म्यूज़िक सुना कभी कभार जो आपको समझ आता है तो आप उसके कंटेंट में खो जाएंगे। तो बेहतर ये है, वैसे उस दौरान म्यूज़िक सुना ही न जाए, मोबाइल का इस्तेमाल न किया जाए। ब्रेक के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए और टीवी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल की तरफ गए तो फिर ये छोड़ता नहीं, टीवी की तरफ गए तो फिल्म आपने शुरू की तो वो फिर पूरी देखनी है, पढ़ाई तो गई। दूसरी बात है कि जो पढ़ाई का प्रेशर है ये बिल्कुल जहन पर मत लीजिए, काम होकर पढ़िए। आपको समझ आता है, उस वक्त आपको लगे कि शायद मुझे समझ नहीं, समझ तो आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो काम होकर पढ़िए, इत्मीनान के साथ पढ़िए। तीसरी बात यह कि दोस्तों के साथ जो आपकी आदत है कि वक्त गुजारना, फिलहाल इसको मुलतवी कीजिए। अगर किसी चीज़ को मुलतवी करना है, वो दोस्तों के साथ गुजारा जाने वाला वक्त, उसी को आप मुलतवी कीजिए, क्योंकि जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स आर स्टील, दे आर थीव्स ऑफ टाइम, वो आपका वक्त चुराते हैं। तो इसके अलावा जो है प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, आप ऐसे ही इसे छोड़ते हैं, आप लेजीनेस फील करते हैं, कोई चीज़ के बाद में हमें समझ आएगा तो देखेंगे, नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत कीजिए। ये आपकी आदत बन जाएगी, आपकी जब ये आदत बन जाएगी तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो आखिरी पॉइंट, अपने जो भी टारगेट है दिन के लिए या इस साल के लिए कि मुझे क्या करना है, अहदाफ है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतना आज पढ़ना है, तो ऐसा मेरा टाइम टेबल है, मुझे यही एग्ज़ाम क्रैक करना है। इन तमाम चीज़ों को साझा किए अपनी फैमिली के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई बहनों के साथ। इसका ये फ़ायदा है कि जब आपने अपने घर में इसका ऐलान किया कि मुझे ये करना है, इस तरह पढ़ना है, इस तरह मेरा शेड्यूल रहेगा, फिर आपकी इज़्ज़त भी आड़े आती है। आप सोचते हैं कि अरे मैंने तो घर वालों से कहा, अब कम से कम घर वालों की खातिर अब ये मुझे अपनी इज़्ज़त, अपनी नाक तो ऊँची रखनी है, मैंने ऐलान किया मैं ये करूँगा, तो ये भी आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर मुझे भरोसा है कि आप अमल करेंगे। फटाफट में हम एक बार फिर दोहराएंगे। पहला, अपने ज़राए को इकट्ठा करेंगे, किताबें, रेफरेंस बुक और जो नोट्स वगैरह हो वो हम रेडी रखेंगे। स्टडी रूम का तयन करें कि कैसा होना चाहिए, जहाँ शोर न हो, जहाँ डिस्टर्बेंस न हो, जहाँ बच्चे बार बार डिस्टर्ब न करें, वहाँ कुर्सी हो और वहाँ टेबल हो। इसके अलावा हर मजमून के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, उन पर ज़्यादा वक्त गुजारेंगे। गुज़श्ता सालों के जो बोर्ड पेपर्स है उन पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करेंगे, हर दिन के लिए टारगेट रखेंगे और आर ऑफ पावर की पहचान करेंगे। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे, आपके पास इससे ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं अच्छे वर्केबल टाइम टेबल के लिए, आप उनकी भी पहचान कीजिए। मेरी जो बातें हैं इनसे भी इस्तिफ़ादा कीजिए। तो उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी निशस्त में आपने बहुत कुछ
शायद ज़हन नशीन किया होगा, शायद आपको एक राह मिली होगी कि कैसे टाइम टेबल बनाएं। तो अगर आपने इससे कुछ भी फ़ायदा उठाया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।